बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, हमने एंटिटेस्ट कोचिंग क्लासेस का आगाज़ किया है और इस सिलसिले में हमने फर्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर 2 वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम को शुरू किया है। इस हवाले से 2 वीडियो पहले हो चुके हैं। उन लेक्चर को अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो उन वीडियोस का लिंक जो है वो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो वहाँ से आप इसको देख सकते हैं। आज हम इसी चैप्टर की, जो कि फर्स्ट ईयर का सेकंड चैप्टर है, वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम की हम 3rd वीडियो शुरू कर रहे हैं। इससे पहले 2 वीडियो में हमने 30 MCQ स्टेप बाय स्टेप फुली डिस्कशन के साथ सॉल्व किए थे। आज की वीडियो हम शुरू करते हैं MCQ नंबर 31 से। तो चलो डियर स्टूडेंट, शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो MCQ नंबर 31 जो है ये क्या कहता है? ये कहता है कि इफ़ ए वेक्टर f makes an angle of 45 डिग्री विद x एक्सिस, देन पहला ऑप्शन है fx इज ग्रेटर देन fy, बी ऑप्शन है fx इज लेस देन fy, सी ऑप्शन है fx इज इक्वल टू fy और डी ऑप्शन है fx प्लस fy इज इक्वल टू f। तो इस MCQ में दरअसल हमें एक वेक्टर दिया गया है जो कि वेक्टर f है। एक वेक्टर f जो है वो हमें दिया गया है और हमें बताया गया है कि ये जो वेक्टर f है ये x एक्सिस के साथ 45 डिग्री एंगल जो है ये बनाता है। अब इस वेक्टर को अगर हम रिजोल्व करेंगे तो इस वेक्टर के हमारे साथ 2 कंपोनेंट जो है वो बन सकते हैं। इस वेक्टर f का एक कंपोनेंट जो अलोंग x एक्सिस है वो fx है, ये इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वेक्टर f का, और ये इस वेक्टर का वर्टिकल कंपोनेंट है। तो उसने पूछा है कि अगर ये रिजल्टेंट वेक्टर x एक्सिस के साथ 45 डिग्री एंगल बनाता है तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट के लिहाज से इस MCQ में कौन सा ऑप्शन जो है वो दुरुस्त ऑप्शन होगा। देखिए, आपको पता है कि fx जो है वो दरअसल अगर यहाँ पर हमारे साथ थीटा एंगल है तो fx बराबर होगा किस चीज़ के? fx इज इक्वल टू f cos थीटा, और fy जो है ये f इंटू साइन थीटा के बराबर होगा। और ये भी याद रखें कि यहाँ पर जो थीटा है या यहाँ पर जो थीटा है ये इस रिजल्टेंट वेक्टर का पॉजिटिव x एक्सिस के साथ एंगल ही होगा। अगर हम हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ढूंढते हैं या हम वर्टिकल कंपोनेंट ढूंढते हैं, यहाँ पर जो एंगल है ये दोनों कंपोनेंट के लिए इस रिजल्टेंट वेक्टर का x एक्सिस के साथ एंगल ही होगा। मतलब ये जो एंगल थीटा है ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के साथ ही रिजल्टेंट वेक्टर का एंगल है, चाहे हम हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ढूंढे चाहे हम वर्टिकल कंपोनेंट ढूंढे, थीटा दोनों कंपोनेंट के लिए एक ही होगा। अब डियर स्टूडेंट, आपको पता है कि fx जो है ये cos थीटा पे डिपेंड करता है और fy जो है ये sin थीटा पे डिपेंड करता है। लेकिन अगर हम cos 45 को देखें तो cos 45 डिग्री जो है ये 1/2 अंडर द रूट के बराबर है। लेकिन इसी तरह अगर 45 डिग्री यहाँ पर भी हम लगा दें तो sin 45 डिग्री जो है ये भी 1/2 अंडर द रूट के बराबर है। कहने का मकसद ये है कि 45 डिग्री पे cos थीटा और sin थीटा आपस में बराबर हो जाते हैं। तो चूंकि 45 डिग्री पे cos थीटा और sin थीटा आपस में बराबर हो जाते हैं, अब अगर यहाँ पर 1/2 का जज़र होगा तो यहाँ पर भी 1/2 का जज़र होगा। तो इसलिए जो वैल्यू f तो दोनों के लिए सेम है, f तो रिजल्टेंट वेक्टर है, फॉर एग्जांपल इसकी वैल्यू 10 है तो ये 10 इंटू 1/2 का जज़र होगा, और ये भी क्या होगा? 10 इंटू 1/2 का जज़र होगा। तो मतलब ये है कि 45 डिग्री पर fx जो है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ दिस वेक्टर मैग्नीट्यूड में बराबर हो जाएगा इसके वर्टिकल कंपोनेंट के। मतलब यह है कि अगर ये वेक्टर 45 डिग्री एंगल बनाता है तो अगर ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट 5 न्यूटन के बराबर है तो ये वर्टिकल कंपोनेंट भी 5 न्यूटन के बराबर ही होगा। तो 45 डिग्री पे किसी भी वेक्टर का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट, जैसा कि आप इन रिप्रेजेंटेटिव लाइन के लेंथ से भी देख सकते हैं कि दोनों की लेंथ क्या है? बराबर है। तो 45 डिग्री पे fx और fy आपस में बराबर होते हैं। यहां पर कुछ
अहम बातें जो है वो आप अपने साथ नोट करें, इसलिए यहाँ पर कुछ अहम बातें जो है वो अपने साथ नोट करें, और वो ये है अच्छा, इसलिए चूंकि fx जो है वो fy के बराबर है, fx जो है वो fy के बराबर है, इस लिहाज से इस MCQ नंबर 31 में हमारे साथ जो दुरुस्त ऑप्शन होगा वो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट ऑप्शन होगा। तो 31 में हमारे साथ सी ऑप्शन जो है वो दुरुस्त ऑप्शन है। लेकिन इसके अलावा कुछ अहम बातें जो है वो भी आप अपने जहन में याद रखें। पहली बात यह है कि अगर ये एंगल थीटा जो है वो लेस हो किस चीज से, 45 डिग्री से। अगर कोई वेक्टर जो है उसकी एंगल जो है वो 45 डिग्री से क्या है, कम है, मतलब ये है, ये फॉर एग्जांपल 45 डिग्री से कम है, तो यहां पर आप देख सकते हैं कि इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है fx, इसकी लंबाई ज्यादा है, और ये जो वर्टिकल कंपोनेंट है fy, इसकी लंबाई क्या है, कम है। सो इफ थीटा इज लेस देन 45 डिग्री, तो ऐसे में हमारे साथ fx कंपोनेंट जो है वो ज्यादा होगा किस चीज से, fy से, मैग्नीट्यूड में। इसी तरह अगर हमारे साथ थीटा जो है ये 45 डिग्री के बराबर है, तो 45 डिग्री पे जैसा कि यहां पर आप देख सकते हैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड वर्टिकल कंपोनेंट के मैग्नीट्यूड के बराबर हो जाएगा। और तीसरी बात हमारे साथ ये है कि इफ थीटा इज ग्रेटर देन 45 डिग्री, अगर किसी वेक्टर का 45 डिग्री से एंगल ज्यादा बन रहा है, ठीक है, फॉर एग्जांपल ये हमारे साथ एक वेक्टर है और इसकी एंगल जो है वो 45 डिग्री से यहां पर ज्यादा है, तो इसलिए अगर हम इसको रिजॉल्व करेंगे तो इसका x कंपोनेंट ये होगा जो कि कम है, और इसका वर्टिकल कंपोनेंट ये है जो कि ज्यादा है। तो अगर कोई वेक्टर x एक्सिस के साथ 45 डिग्री से ज्यादा एंगल बनाता है तो इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड होगा वो कम होगा किस चीज से, इसके वर्टिकल कंपोनेंट से। तो ये तीन स्टेप याद रखें। इफ थीटा इज लेस देन 45 डिग्री देन fx विल बी ग्रेटर देन fy, इफ थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री देन fx विल बी इक्वल टू fy, और अगर इफ थीटा इज ग्रेटर देन 45 डिग्री है तो ऐसे में कहां तक, 90 तक, ये बात हम 90 तक कर सकते हैं, तो ऐसे में fx जो है वो लेस होगा fy से। नेक्स्ट है हमारे साथ MCQ नंबर 32। MCQ नंबर 32 कहता है कि टू वेक्टर्स ऑफ 5 न्यूटन एंड 10 न्यूटन आर डायरेक्टेड अलोंग x एक्सिस एंड y एक्सिस रिस्पेक्टिवली, द मैग्नीट्यूड ऑफ द y कंपोनेंट ऑफ द रिजल्टेंट इज, ए ऑप्शन है 5 न्यूटन, बी ऑप्शन है 10 न्यूटन, सी ऑप्शन है 15 न्यूटन, और डी ऑप्शन है नन ऑफ दिस। तो पहले इस सवाल को समझने की कोशिश करते हैं। हमें बताया गया है कि एक फोर्स जो है, फॉर एग्जांपल इसको हम F1 कहते हैं, ठीक है, तो ये कितना है, ये 5 न्यूटन के बराबर है, और 5 न्यूटन के बराबर है, और दूसरा फोर्स जो कि जिसको हम F2 कहते हैं ये 10 न्यूटन के बराबर है। तो उसने पूछा है कि इन दोनों का जो रिजल्टेंट वेक्टर बनेगा उसका y कंपोनेंट कितना होगा, मतलब Fy जो है वो हमने ढूंढना है। उसने ये भी कहा है कि ये जो F1 फोर्स है ये अलोंग x एक्सिस है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि x एक्सिस एंड y एक्सिस रिस्पेक्टिवली का मतलब यह है कि अलोंग x एक्सिस ये पहला वाला फोर्स है और अलोंग y एक्सिस ये दूसरा वाला फोर्स जो है ये अलोंग y एक्सिस है। अब इस सवाल को समझने के लिए हमने क्या करना है, डायरेक्शन डायग्राम जो है वो हम बनाएंगे। अब ये डायरेक्शन डायग्राम अगर हम बनाएं तो F1 को मैं ग्राफिकली बनाता हूं जो अलोंग x एक्सिस 5 न्यूटन के बराबर है। फॉर एग्जांपल ये हमारे साथ क्या है, अलोंग x एक्सिस ये F1 है, ये अलोंग x एक्सिस 5 न्यूटन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब इन दोनों का अगर मैं रिजल्टेंट वेक्टर ढूंढना चाहूं तो मैंने इन दोनों फोर्सेस को हेड टू टेल रूल के जरिए ऐड करना होगा। अब ये हमारे साथ पहला फोर्स है या पहला वेक्टर है, और ये हमारे साथ क्या है, दूसरा वेक्टर है। तो हेड टू टेल रूल के मुताबिक ये जो हमारे साथ दूसरा वेक्टर है इसको हम पहले वेक्टर के हेड से शुरू करते हैं, लिहाजा F2 को मैं यहां से शुरू करता हूं। लेकिन ये F2 जो है ये 10 न्यूटन अलोंग पॉजिटिव y एक्सिस है, तो यहां पर खड़े होकर पॉजिटिव y एक्सिस ऊपर है, क्योंकि पॉजिटिव y एक्सिस ऊपर
और नेगेटिव वाई एक्सिस नीचे है। तो यहां पर खड़े होकर पॉजिटिव वाई एक्सिस की सीमत में मैंने 10 न्यूटन को लेना है। तो यूं मैं इसको इस तरह ड्रा कर सकता हूं। ये फॉर एग्जांपल हमारे साथ क्या है, ये फॉर एग्जांपल हमारे साथ F2 फोर्स है, ये हमारे साथ F2 फोर्स है और ये F2 फोर्स जो है वो 10 न्यूटन है अलोंग वाई एक्सिस। अब अकॉर्डिंग टू द हेड टू टेल रूल जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो पहले वेक्टर की टेल से लास्ट वेक्टर की हेड की तरफ होगा। तो ये हमारे साथ क्या बना, ये हमारे साथ रिजल्टेंट फोर्स बना। लेकिन उसने पूछा है कि द मैग्नीट्यूड ऑफ द वाई कंपोनेंट ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स इज, तो उसने ये पूछा है कि इस फोर्स का जो वाई कंपोनेंट बनता है उसका रिजल्टेंट उसकी मैग्नीट्यूड कितनी होगी। तो बात बहुत सिंपल सी है और वो ये है कि ये हमारे साथ F फोर्स है, ये F1 जो है ये दरअसल इस F फोर्स का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है और ये जो है ये टुकड़ा जो है ये इस फोर्स का अलोंग वाई एक्सिस कंपोनेंट है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि इस रिजल्टेंट फोर्स का जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा वो दरअसल F2 फोर्स ही होगा जो कि क्या है, जो कि 10 न्यूटन के बराबर है। यूं इस फोर्स का जो अलोंग वाई एक्सिस कंपोनेंट होगा वो 10 न्यूटन ही होगा। इसलिए हमारे साथ 32 में जो दुरुस्त ऑप्शन होगा वो ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है हमारे साथ एमसीक्यू नंबर 33। अब एमसीक्यू नंबर 33 क्या कहता है, ये कहता है कि इफ ए फोर्स ऑफ 10 न्यूटन मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद वाई एक्सिस, इट्स वाई कंपोनेंट इज ए ऑप्शन 5 न्यूटन, बी ऑप्शन 0.776 न्यूटन, सी ऑप्शन है 8.66 न्यूटन और डी ऑप्शन है 10 न्यूटन। तो पहले हम गिवन डेटा के मुताबिक सवाल को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि हमें क्या दिया गया है। तो इस सवाल में हमें दिया गया है कि हमारे साथ एक फोर्स है F और इसका मैग्नीट्यूड जो है वो 10 न्यूटन है और साथ साथ उसने ये भी बताया है कि ये 10 न्यूटन फोर्स जो है ये 60 डिग्री एंगल बनाता है, किसके साथ, वाई एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है। और फिर उसने पूछा है कि इट्स वाई कंपोनेंट इज, मतलब इस फोर्स का हमने वाई कंपोनेंट ढूंढना है, एफ वाई जो है वो हमने ढूंढना है। अब इस सवाल के लिए हम डायग्राम अगर ड्रा करना चाहे तो इस तरह कोऑर्डिनेट एक्सिस अगर हम बनाते हैं तो इसके लिए हम ग्राफ इस तरह बनाएंगे कि ये हमारे साथ क्या है, ये हमारे साथ वेक्टर F जो है वो 10 न्यूटन है और ये 60 डिग्री एंगल बना रहा है वाई एक्सिस के साथ। इस बात का ख्याल रखना है कि ये 60 डिग्री आपने इस वेक्टर की वाई एक्सिस के साथ लेने हैं, एक्स एक्सिस के साथ आपने इस एंगल को नहीं लेना है। तो ये अहम पॉइंट आप अपने जहन में रखें। तो क्या करते हैं, यहां पर हम क्या, ये वेक्टर F जो है वो हम ड्रा करते हैं और इसकी वाई एक्सिस के साथ हम 60 डिग्री एंगल जो है वो ले लेते हैं। अब अगर इस वेक्टर का वाई एक्सिस के साथ 60 डिग्री एंगल होगा तो आप जरा सोचें इस वेक्टर F का एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल होगा। तो जाहिर है इस वेक्टर F का एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल होगा वो हमारे साथ क्या होगा, 30 डिग्री होगा। अब ये 60 डिग्री सिर्फ उसने इसलिए दिया है कि आप 60 डिग्री को वाई एक्सिस के साथ ले लें, एक्स एक्सिस की एंगल को आपने खुद इस बेस पर ढूंढना है, क्योंकि अगर एंगल किसी वेक्टर की वाई एक्सिस के साथ 60 डिग्री होगी तो ऑटोमेटिकली इस वेक्टर की एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल होगी वो 30 डिग्री के बराबर होगी। अब हम क्या करना चाहते हैं, इस वेक्टर का y कंपोनेंट जो है वो ढूंढना चाहते हैं। तो y कंपोनेंट मतलब fy जो है वो हमने ढूंढना होगा। तो यहां से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रा किया, इस f का एक कंपोनेंट हमारे साथ ये है जो कि fx है और इस f वेक्टर का एक कंपोनेंट ये है जो कि fy है। fx आपको पता है कि ये f इंटू cos थीटा के बराबर है और fy जो है ये हमारे साथ f इंटू साइन थीटा के बराबर है। याद रहे कि यहां पर जो एंगल है और यहां पर जो एंगल है ये इस रिजल्टेंट फोर्स F का एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल है वो आप लिखोगे। अगर उसने y एक्सिस का एंगल दिया भी है तो आप y एक्सिस के एंगल को इस फार्मूले में ना लिखे, बल्कि आप इस फार्मूले में वो एंगल लिखे जो इस रिजल्टेंट वेक्टर का x एक्सिस के साथ है। तो यहां पर इस फार्मूले में जो थीटा होगा वो हमेशा इस रिजल्टेंट वेक्टर का x एक्सिस के साथ एंगल होगा, चाहे ये
y कंपोनेंट क्यों ना हो और चाहे हमारे साथ x कंपोनेंट क्यों ना हो, लेकिन cos थीटा में यहां पर जो हम एंगल लिखेंगे ये इस रिजल्टेंट वेक्टर का x एक्सिस के साथ जो एंगल है वो लिखा जाएगा, ना कि y एक्सिस वाला एंगल। बहरहाल हमसे उसने fy जो है वो मांगा है, तो fy हम ढूंढ सकते हैं। fy बराबर है किस चीज के? f इंटू साइन थीटा के बराबर है। अब f की वैल्यू हमें दी गई है, ये कितना है? ये 10 न्यूटन के बराबर है और साइन एक्स एक्सिस के साथ एंगल कितना बन रहा है? 30 डिग्री। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे? यहां पर हम साइन 30 डिग्री जो है वो लिखेंगे। यूं हमारे साथ ये क्या होगा? 10 न्यूटन। और याद रखिए डियर स्टूडेंट, साइन 30 डिग्री जो है ये 1/2 के बराबर है। तो यहां पर हम साइन 30 की जगह पर क्या लिखेंगे? 1/2 लिखेंगे। यूं ये और ये कैंसिल आउट होंगे तो हमारे साथ Fy जो आएगा ये 5 न्यूटन के बराबर होगा। इसीलिए हमारे साथ इस 33 MCQ में जो दुरुस्त ऑप्शन है वो 5 न्यूटन वाला, मतलब ऑप्शन ए जो है वो हमारे साथ करेक्ट ऑप्शन होगा। बात करते हैं MCQ नंबर 34 की बात करते हैं। तो MCQ नंबर 34 कहता है कि इफ x कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर इज 3 न्यूटन and y component is -3 Newton, then the angle made by the resultant vector with x axis is। तो यहां पर हमें बताया गया है कि हमारे साथ एक वेक्टर है जिसका y कंपोनेंट जो है, इसका x कंपोनेंट जो है, मतलब एक वेक्टर है, इसका x कंपोनेंट मतलब fx जो है वो 3 न्यूटन के बराबर है। ठीक है, x कंपोनेंट। और इसका जो y कंपोनेंट है मतलब fy जो है ये -3 न्यूटन के बराबर है। तो उसने कहा है कि इन दोनों का जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा जो कि f है, इसका पॉजिटिव x एक्सिस के साथ एंगल जो है वो कितने डिग्री बनेगा। अब इसके लिए भी हम क्या करते हैं? पहले तो हम रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है वो ड्रा करते हैं। इस सवाल के लिए भी पहले हम रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम ही ड्रा करते हैं। फिर इसके बाद हम क्या करते हैं? ये जो fx वेक्टर है इसको हम बनाते हैं। तो fx वेक्टर जो है ये अलोंग पॉजिटिव x एक्सिस है, तो इसलिए हमने fx वेक्टर को इधर ड्रा किया। ये हमारे साथ क्या बना? ये हमारे साथ fx वेक्टर बना जो कि क्या है? 3 न्यूटन के बराबर है। अब रूल्स ये है कि आप पहले वेक्टर को ड्रा करें, दूसरे वेक्टर को उसके टेल से शुरू करें, तो इस हेड से शुरू करें। तो यहां से हम दूसरे वेक्टर के हेड से हम पहले वेक्टर के हेड से हम दूसरे वेक्टर को शुरू कर रहे हैं। अब यहां पर ये हमारे साथ फर्स्ट वेक्टर है और ये हमारे साथ सेकंड वेक्टर है। अब Fy को हमने यहां से शुरू करना है। चूंकि Fy जो है वो नेगेटिव है, नेगेटिव मींस कि ये अलोंग नेगेटिव y एक्सिस है। तो यहां पर खड़े होकर नेगेटिव y एक्सिस 3 न्यूटन अगर हम जाएंगे तो नीचे जाएंगे, तो ये हमारे साथ आ जाएगा। तो ये हमारे साथ क्या बना? Fy बना। और Fy जो है ये हमारे साथ -3, माइनस का मतलब यह है कि नेगेटिव y एक्सिस की सीमत में। अब जो हमारे साथ रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो पहले वेक्टर के टेल से लेकर लास्ट वेक्टर की हेड की तरफ होगा और यूं हम इसको इस तरह क्या कर सकते हैं? ड्रा कर सकते हैं। अब ये जो इस वेक्टर का जो पॉजिटिव x एक्सिस के साथ जाविया होगा, इस वेक्टर का जो पॉजिटिव x एक्सिस के साथ जाविया होगा वो ये वाला होगा और ये एंगल हमने क्या करना है? ढूंढना है। इस एंगल को हमने फाइंड आउट करना है। लेकिन डियर स्टूडेंट याद रखें, अगर हम इस एंगल को फाइंड आउट करना चाहते हैं तो इस एंगल को फाइंड आउट करने के लिए पहले हमने इस अंदरूनी एंगल को क्या करना होगा? ढूंढना होगा, जो कि हमारे साथ क्या है? फाई है। अब पहले हम फाई ढूंढकर इस थीटा को ढूंढ सकते हैं। थीटा क्या है? थीटा इस रिजल्टेंट वेक्टर f का पॉजिटिव x एक्सिस के साथ जाविया है और फाई जो है ये इस ट्रायंगल का अंदरूनी जाविया है। तो अब हम क्या करते हैं? इस फाई को ढूंढने के लिए हम लिख सकते हैं कि फाई इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स Fy कंपोनेंट इनटू Fx कंपोनेंट हमारे साथ आ जाएगा। अब अगर हम इसको लिखना चाहें तो इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि फाई इज इक्वल टू, ये हमारे साथ क्या है? ये हमारे साथ टेंजेंट इनवर्स Fy की जगह पर हम लिखेंगे -3 और Fx की जगह पर हम क्या लिखेंगे? Fx की जगह पर हम 3 लिखेंगे। अब देखिए ये और ये क्या हो जाएंगे? कैंसिल आउट हो जाएंगे। हमारे साथ क्या आ जाएगा? हमारे साथ आ जाएगा कि टेंजेंट इनवर्स -1 जो है ये आ जाएगा। अब याद रखें
टेंजेंट इनवर्स -1 जो है ये बराबर है किस चीज के, -45 डिग्री के बराबर है। मतलब फाई जो है वो हमारे साथ -45 डिग्री के बराबर होगा। -45 का मतलब ये है कि ये एंगल यहां से यहां तक है, मतलब ये एंगल यहां से यहां तक इस डायरेक्शन में कितना है, -45 डिग्री, या हम इसको क्या कर सकते हैं 45 डिग्री भी ले सकते हैं। अब यहां से लेकर यहां तक का जो टोटल एंगल है वो हमारे साथ कितना है, 360 डिग्री है। यहां से लेकर यहां तक जो कुल एंगल है हमारे साथ वो 360 डिग्री है। लेकिन इस 360 डिग्री में हमारे साथ दो एंगल आ रहे हैं। ये जो एंगल है हमारे साथ वो कितना है, वो 45 डिग्री है, प्लस ये जो हमारे साथ एंगल है, ये वाला एंगल, ये हमारे साथ क्या है, थीटा है। अब हम क्या करते हैं, इस 45 को इधर शिफ्ट करते हैं, तो हमारे साथ 360 - 45 थीटा जो है वो हमारे साथ आ जाएगा। अब ये जो थीटा है हमारे साथ ये बराबर होगा कि जिसके 360 × 45। अब अगर हम इसको क्या करते हैं 10, ये हमारे साथ क्या होगा 5 होगा, ये हमारे साथ क्या है 5, 1 आ जाएगा, और ये हमारे साथ क्या होगा 3 होगा। यूं हमारे साथ जो एंगल होगा यहां पर इस रिजल्टेंट वेक्टर का जो यहां से यहां तक एंगल है वो हमारे साथ 315 डिग्री के बराबर होगा। कहने का मकसद ये है कि ये जो रिजल्टेंट वेक्टर है ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ 315 डिग्री की एंगल बनाता है, और ये हमारे साथ दुरुस्त ऑप्शन जो है वो ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है हमारे साथ एमसीक्यू नंबर 35। अब एमसीक्यू नंबर 35 कहता है कि द मैग्नीट्यूड ऑफ द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ ए फोर्स 10 न्यूटन इज 6 न्यूटन। The magnitude of its vertical component is, A ऑप्शन है 10 न्यूटन, B ऑप्शन है 8 न्यूटन, C ऑप्शन है 4 न्यूटन, और D ऑप्शन है 12 न्यूटन। तो देखिए इस एमसीक्यू में हमें बताया गया है कि द मैग्नीट्यूड ऑफ द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ ए फोर्स। अब ये कहता है कि हमारे साथ एक फोर्स है जो कि खुद तो 10 न्यूटन के बराबर है, लेकिन इसका जो एक्स कंपोनेंट है वो 6 न्यूटन के बराबर है। अब उसने पूछा है कि द मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स वर्टिकल कंपोनेंट इज, तो इस वेक्टर का जो वर्टिकल कंपोनेंट है जो कि Fy है, इसको आप ढूंढे कि इसकी वैल्यू कितनी होगी। तो इस एमसीक्यू के लिए हम रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है वो बनाते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारे साथ रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है। अब उसने कहा है कि ये हमारे साथ एक वेक्टर f है, और वेक्टर f जो है ये 10 न्यूटन के बराबर है। ये हमारे साथ वेक्टर f और ये वेक्टर f जो है ये 10 न्यूटन के बराबर है। अब इसके फिर दो, अगर हम इसको रिजोल्व करेंगे तो इसके हमारे साथ दो कंपोनेंट बनेंगे। एक कंपोनेंट इसका ये होगा जो कि fx है, और दूसरा कंपोनेंट उसका ये वाला होगा, ये हमारे साथ fx है, और ये हमारे साथ fy है। यहां पर कोई एंगल भी बन रहा है जो कि थीटा है। अब उसने कहा है कि इस 10 न्यूटन फोर्स का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो तो 6 न्यूटन के बराबर है, लेकिन Fy जो है वो आप ढूंढे, वो आप फाइंड आउट करें, वो आप मालूम करें। ये भी याद रखें डियर स्टूडेंट, जब यहां से हम स्ट्रेट लाइन ड्रा करते हैं तो वो ये लाइन दरअसल यहां पर परपेंडिकुलर होती है, तो इसलिए यहां पर हम एंगल क्या करते हैं 90 डिग्री लेते हैं। अब हमें f का भी पता है, fx का भी पता है, लेकिन f के बारे में पता नहीं है कि इसकी वैल्यू कितनी है, और दरअसल Fy ही हमसे रिक्वायर्ड है इस सवाल में। अब यहां पर ये अगर आप देखें तो ये ABC आपके साथ एक राइट एंगल ट्रायंगल बन चुका है। अब इस राइट एंगल ट्रायंगल, चूंकि आपको पता है कि हर राइट एंगल ट्रायंगल के 3 साइड्स होते हैं और हर साइड का अपना एक नाम होता है। एक साइड को बोलते हैं बेस, दूसरे को बोलते हैं हाइपोटेन्यूज, और नेक्स्ट को हम बोलते हैं परपेंडिकुलर। अब डियर स्टूडेंट ये बात भी अपने जहन में रखें, अक्सर स्टूडेंट को इस बात में मसला होता है कि वो किसी राइट एंगल ट्रायंगल के किसी साइड के बारे में ये फैसला नहीं कर सकते कि इसमें बेस कौन सा होगा, इसमें हाइपोटेन्यूज कौन सा होगा, और इसमें परपेंडिकुलर कौन सा होगा। मतलब आपको किस तरह पता चलेगा कि कौन सा साइड राइट एंगल ट्रायंगल का बेस है, कौन सा साइड हाइपोटेन्यूज है, और कौन सा साइड परपेंडिकुलर है। तो इसके लिए कुछ अहम पॉइंट जो है वो आप अपने जहन में रखें, इंशाल्लाह ये सारी जिंदगी आपको याद रहेंगे। देखिए
देखिए जिस साइड पे हमारे साथ 90 डिग्री होती है और जो अननोन एंगल होती है, उस साइड ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल को हमेशा हम बेस का नाम देते हैं। अब नेक्स्ट जो है वो हमारे साथ सिलसिला है हाइपोटेन्यूज का। जो 90 के सामने होगा वो हमेशा क्या होगा, हाइपोटेन्यूज होगा। अब एक ही साइड हमारे साथ रहता है जो कि ये वाला है। अब जो साइड हमारे साथ रहता है जिसको अभी तक हमने कोई नाम नहीं दिया है, उसको हम परपेंडिकुलर का नाम जो है वो दे सकेंगे। तो ये बना बेस, ये बना हाइपोटेन्यूज, 90 के सामने हाइपोटेन्यूज, अननोन और 90 डिग्री वाला होता है बेस, और ये हमारे साथ क्या बना, परपेंडिकुलर बना। अब हम इस राइट एंगल ट्रायंगल के ऊपर पाइथागोरियन थ्योरम जो है वो अप्लाई करते हैं। अब पाइथागोरियन थ्योरम जो है वो कहता है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब आप देख सकते हैं कि हाइपोटेन्यूज पे हमारे साथ वैल्यू कितनी है, 10, तो ये हमारे साथ क्या होगा, 10 का स्क्वायर होगा। बेस पे हमारे साथ कौन है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है और इसकी वैल्यू कितनी है, 6, तो ये 6 का स्क्वायर होगा। परपेंडिकुलर पे हमारे साथ कौन है, वर्टिकल कंपोनेंट है जिसकी वैल्यू हमने मालूम करनी है, तो इसको आप इसी तरह लिखे। इसका अगर हम स्क्वायर लेते हैं तो ये 100 आएगा, इसका अगर हम स्क्वायर लेंगे तो 36 आएगा, और इससे हमारे साथ fy का स्क्वायर आएगा। अब अगर मैं इसको इधर शिफ्ट करता हूं तो ये 100 माइनस 36 इज इक्वल टू fy का स्क्वायर हमारे साथ आ जाएगा। अब इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि fy स्क्वायर इज इक्वल टू 100 माइनस 36 जो है वो 64 आता है। अब अगर हम दोनों साइड का अंडर रूट ले लेते हैं तो ये और ये कैंसिल आउट, fy हमारे साथ क्या आ जाएगा, 64 का अंडर रूट जो है वो हमारे साथ 8 आ जाएगा। चूंकि फोर्स का कंपोनेंट भी फोर्स होता है इसलिए इसका यूनिट क्या होगा, न्यूटन ही होगा। यूं हमारे साथ इस फोर्स का जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा वो 8 न्यूटन के बराबर होगा, और इसमें हमारे साथ जो दुरुस्त ऑप्शन है 35 में वो ऑप्शन बी है, क्योंकि ऑप्शन बी हमें 8 न्यूटन दे रहा है। नेक्स्ट है हमारे साथ MCQ नंबर 36। अब MCQ नंबर 36 क्या कहता है, ये कहता है कि द वेक्टर प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर 3i प्लस 4k ऑन y एक्सिस इज, ए ऑप्शन है 5, बी ऑप्शन है 4, सी ऑप्शन है 3 और डी ऑप्शन है 0। तो यहां पर आपको एक वेक्टर दिया गया है इस MCQ में जो कि क्या है, जो कि 3i प्लस 4k के बराबर है। तो उसने पूछा है कि इस वेक्टर का जो प्रोजेक्शन वेक्टर एलॉन्ग y एक्सिस है वो बताए। मतलब हमने वेक्टर प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए एलॉन्ग y एक्सिस बताना है कि ये कितना है और इसका मैग्नीट्यूड कितना बन रहा है। सबसे पहला काम तो इस सवाल को सोल्व करने के लिए हम ये करते हैं कि इसके लिए हम डायरेक्शन डायग्राम जो है वो बनाते हैं, ठीक है। बल्कि इसके लिए हम रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है वो बनाते हैं 3 डायमेंशन में। फॉर एग्जांपल ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है और ये हमारे साथ z एक्सिस है और ये हमारे साथ क्या है, ओरिजिन है। अब अगर हम देखें तो इस वेक्टर a का एलॉन्ग x एक्सिस जो कंपोनेंट बन रहा है वो ये है, ठीक है। 3i इस वेक्टर a का एलॉन्ग x एक्सिस कंपोनेंट बन रहा है जिसको हम ax भी कह सकते हैं। अब इस वेक्टर का एलॉन्ग z एक्सिस कंपोनेंट ये है, ये इसका एलॉन्ग z एक्सिस कंपोनेंट है। अब अगर इसका एलॉन्ग z एक्सिस ये कंपोनेंट है तो ये हमारे साथ क्या होगा, ये हमारे साथ एलॉन्ग z एक्सिस, इसको हम az का नाम देते हैं। मतलब a का वो कंपोनेंट जो एलॉन्ग z एक्सिस है और वो कितना है, वो 4k से हम रिप्रेजेंट करते हैं। k का मतलब ये है एलॉन्ग z एक्सिस। अब यहां पर j जो है वो नहीं है। j क्यों नहीं है, क्योंकि यहां पर j का कोफिशिएंट जो है वो 0 के बराबर है। इसका मतलब ये है कि इस वेक्टर का जो एलॉन्ग y एक्सिस कंपोनेंट होगा, एलॉन्ग y एक्सिस कंपोनेंट वो 0 के बराबर है या 0j हम लिख सकते हैं। अब उसने ये पूछा है कि इस वेक्टर का जो वेक्टर प्रोजेक्शन ऑफ a है, a का जो वेक्टर प्रोजेक्शन है एलॉन्ग y एक्सिस,
अब ये वेक्टर प्रोजेक्शन क्या होता है? वेक्टर प्रोजेक्शन मींस द कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर, या अगर आप कहते हैं कि वेक्टर प्रोजेक्शन अलोंग वाई एक्सिस, तो इसका मतलब यह है कि द कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर व्हिच इज अलोंग वाई एक्सिस, या द इफेक्टिव कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस इज कॉल्ड प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस। या प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस का क्या मतलब है? प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस का मतलब यह है कि किसी वेक्टर का वो कंपोनेंट जो अलोंग एक्स एक्सिस हो, या द इफेक्टिव component of a vector along x axis is called projection vector of a vector along x axis। तो किसी भी वेक्टर का जो किसी खास डायरेक्शन में प्रोजेक्शन होता है, तो इसका मतलब यह है कि उस वेक्टर का उस खास डायरेक्शन में जो कंपोनेंट बन रहा है उसको हम उसी वेक्टर का प्रोजेक्शन वेक्टर बोलते हैं उस स्पेसिफिक डायरेक्शन में। अब चूंकि इस वेक्टर का अलोंग वाई एक्सिस प्रोजेक्शन जो है वो क्या है? प्रोजेक्शन वेक्टर इसका नहीं बन रहा, इसका कोई भी ऐसा कंपोनेंट नहीं है जो अलोंग वाई एक्सिस हो, इसलिए हम कह सकते हैं कि 36 में जो डी ऑप्शन है जो हमें 0 दे रहा है वो दुरुस्त ऑप्शन है, क्योंकि इस वेक्टर का जो प्रोजेक्शन वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस बन रहा है उसकी मैग्नीट्यूड कितनी बन रही है? इसकी मैग्नीट्यूड 0 बन रही है, इसलिए 36 में डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है हमारे साथ एमसीक्यू नंबर 37। अब एमसीक्यू नंबर 37 हमें क्या बताता है? ये कहता है कि टू फोर्सेस ऑफ मैग्नीट्यूड 2 न्यूटन and 4 Newton are acting on a body by making an angle of 60 degree with each other. The magnitude of their resultant is। तो पहला ऑप्शन आपको दिया गया है 2 × 5 अंडर द रूट न्यूटन, बी ऑप्शन है 2 × 7 अंडर द रूट न्यूटन, सी ऑप्शन है 20 न्यूटन, डी ऑप्शन है 28 न्यूटन। डियर स्टूडेंट, इस एमसीक्यू नंबर 37 को समझने के लिए हमने सबसे पहले कुछ अहम चीज़ों को सीखना होगा। सबसे अहम चीज़ें जो इस चैप्टर में है वो अभी हम सीखने जा रहे हैं, और वो हम इस एक टेबल की सूरत में अंडरस्टैंड कर सकते हैं। देखिए डियर स्टूडेंट, जब भी हम दो वेक्टरों को जमा करते हैं तो इन जमा होने वाले वेक्टरों के माबैन मुख्तलिफ सिचुएशन में एंगल मुख्तलिफ हो सकती है, और हमने ये भी कहा है कि किसी भी दो वेक्टरों के दरमियान जो एंगल होती है वो उन दोनों वेक्टरों से हासिल होने वाला जो रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड है उस पर असर अंदाज होती है। मतलब किसी भी रिजल्टेंट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो उन दोनों वेक्टरों के दरमियान जो एंगल है उस पर बहुत गहरा डिपेंड करता है। अब याद रखिए डियर स्टूडेंट, जब हमारे साथ दो वेक्टर हो, एडिशन ऑफ वेक्टर मेकिंग एन एंगल थीटा, अगर हमारे साथ कोई से दो वेक्टर है और उसके दरमियान कोई भी एंगल है, मतलब कोई भी एंगल, ऐसा एंगल जो 0 डिग्री से लेकर 36 डिग्री तक कोई भी एंगल है। फॉर एग्जाम्पल हमारे साथ दो वेक्टर हैं और इन दोनों वेक्टरों के दरमियान कोई भी एंगल है जो 20 डिग्री भी हो सकती है, 60 डिग्री भी हो सकती है, 70 डिग्री भी हो सकती है। तो जब भी आपके पास एक ऐसा एमसीक्यू आए जिस पे दो वेक्टरों के दरमियान आपको कोई एंगल दी गई हो और आपसे पूछा गया हो कि आप उन दोनों वेक्टरों का रिजल्टेंट ढूंढें, तो इसके लिए जो मोर जनरल फार्मूला आप इस्तेमाल कर सकते हो वो ये वाला फार्मूला है। फर्ज करें ये आपके साथ वेक्टर ए है, ये आपके साथ वेक्टर बी है, वेक्टर ए इस सीमत में है, वेक्टर बी इस सीमत में है। यूं वेक्टर ए और वेक्टर बी के दरमियान जो एंगल है वो थीटा है और इन दोनों वेक्टरों का जो रिजल्टेंट है वो आर है। अब इस रिजल्टेंट वेक्टर की मैग्नीट्यूड को ढूंढने के लिए हम ये फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। ये फार्मूला क्या है? रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड बराबर होगा पहले वेक्टर की मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस दूसरे वेक्टर की मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स पहले का मैग्नीट्यूड जरा दूसरे का मैग्नीट्यूड एंड cos ऑफ थीटा। ये जो एंगल है वो आप यहां पर लगा दें और होल का अंडर रूट ले लें। तो इसको आप सिंप्लीफाई करें, इससे जो भी जवाब आएगा ये इन दोनों वेक्टरों का जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा उसका मैग्नीट्यूड होगा। अब अगर हमारे साथ एडिशन ऑफ पैरेलल वेक्टर है, अब बात करते हैं एडिशन ऑफ पैरेलल वेक्टर की। अगर हमारे साथ दो पैरेलल वेक्टर है, जैसा कि ये दोनों वेक्टर जो है वो पैरेलल वेक्टर है और आपको पता है कि किसी भी दो पैरेलल वेक्टर के दरमियान एंगल कितनी होती है? 0 डिग्री एंगल होती है। अब अगर ये हमारे साथ दो पैरेलल वेक्टर है, इसको अगर हम हेड टू टेल रूल के जरिए मिलाएंगे तो ये इसका रिजल्टेंट वेक्टर होगा। तो हेड टू टेल रूल के जरिए तो हम इसकी रिजल्टेंट वेक्टर को इस तरह ढूंढ सकते हैं, लेकिन
लेकिन इसी रिजल्टेंट वेक्टर को हम फार्मूले से किस तरह ढूंढ सकते हैं? तो इन दोनों वेक्टरों का रिजल्टेंट वेक्टर अगर आप फार्मूले के जरिए ढूंढना चाहते हैं तो दो पैरेलल वेक्टर के लिए यह फार्मूला इस्तेमाल होगा। अब डियर स्टूडेंट, ये कोई नया फार्मूला नहीं है, ये बुनियादी तौर पर इस फार्मूले से अहज है, क्योंकि अगर हम थीटा को 0 लेंगे तो यहां पर क्या आ जाएगा, cos 0 आ जाएगा, और cos 0 किसके बराबर है, 1 के बराबर है। 1 इसके साथ ज़रब होगा तो फार्मूला हमारे साथ ये आएगा। मतलब जब भी हमारे साथ दो पैरेलल वेक्टर होंगे तो दो पैरेलल वेक्टर की मैग्नीट्यूड को ढूंढने के लिए आसानी के साथ हम ये फार्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं। अब अगर आते हैं किस चीज की तरफ, एडिशन ऑफ एंटी पैरेलल वेक्टर की तरफ। अब अगर हमें दो वेक्टर दिए गए हैं और वो दोनों वेक्टर एंटी पैरेलल है, फॉर एग्जांपल आप यहां पर देख सकते हैं ये वेक्टर जो है वो इस डायरेक्शन में है, ये वेक्टर इस डायरेक्शन में है। जाहिर है यहां पर इन दोनों वेक्टरों के दरमियान जो एंगल है वो 180 डिग्री है। अब अगर मैं इस वेक्टर को यहां पर ड्रा करता हूं, पहले वेक्टर को ड्रा किया जो कि वेक्टर ए है, वेक्टर बी को पहले के हेड से शुरू किया जो कि यहां तक आया। अब पहले वेक्टर की टेल और लास्ट की हेड हमारे साथ ये है, और ये ब्लैक कलर का जो नजर आपको आ रहा है ये इन दोनों वेक्टरों का रिजल्टेंट वेक्टर है। अब ये रिजल्टेंट वेक्टर तो हमने ग्राफिकली मालूम किया, क्या इस रिजल्टेंट वेक्टर को हम किसी फार्मूले से भी ढूंढ सकते हैं? बिल्कुल आप ढूंढ सकते हैं। किसी भी दो एंटी पैरेलल वेक्टर की रिजल्टेंट को फार्मूले के जरिए ढूंढने के लिए हम ये फार्मूला जो है वो इस्तेमाल करेंगे। अब डियर स्टूडेंट याद रखें ये फार्मूला भी कोई नया फार्मूला नहीं है, बल्कि ये इसी फार्मूले से अहज करदा फार्मूला है, क्योंकि यहाँ पर एंटी पैरेलल की सूरत में एंगल होती है 180 डिग्री। तो यहाँ पर अगर आप काज में थीटा की जगह पर 180 डिग्री लगाते हो तो आपके साथ काज 180 डिग्री -1 आता है। अब -1 को अगर आप इसके साथ ज़रब करोगे तो एग्जैक्टली आपके साथ ये वाला फार्मूला जो है वो बन जाएगा। बहरहाल किसी भी दो एंटी पैरेलल वेक्टरों के दरमियान किसी भी दो एंटी पैरेलल वेक्टरों का रिजल्टेंट अगर आपने ढूंढना है तो ये फार्मूला आप इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे साथ दो परपेंडिकुलर वेक्टर, एडिशन ऑफ परपेंडिकुलर वेक्टर, जब दो वेक्टरों के दरमियान एंगल 90 डिग्री हो। जैसा कि यहां पर आप देख सकते हैं वेक्टर ए जो है वो इस सीमत में है और वेक्टर बी जो है इस सीमत में है, दोनों के दरमियान एंगल 90 डिग्री है। अब ग्राफिकली तो हम इसका रिजल्टेंट इस तरह ढूंढेंगे कि इस वेक्टर ए को इधर ड्रा करेंगे, दूसरे वेक्टर को पहले के हेड से शुरू करेंगे और फर्स्ट की टेल और लास्ट की हेड को मिलाकर हम इस रिजल्टेंट को ढूंढ लेंगे। ग्राफिकली तो हम कर लेंगे, लेकिन फार्मूला इसका क्या है? फार्मूला इसका ये फार्मूला है, किसी भी दो परपेंडिकुलर वेक्टर को ढूंढने के लिए हम ये फार्मूला इस्तेमाल करते हैं। अब यहां पर ए क्या है, पहले वेक्टर की मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, बी जो है दूसरे वेक्टर की मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, और दोनों का आप अंडर रूट ले लें। तो इस फार्मूले के जरिए हम दो परपेंडिकुलर वेक्टरों का रिजल्टेंट ढूंढ सकते हैं। ये भी याद रखें ये फार्मूला भी कोई नया फार्मूला नहीं है, बल्कि ये बुनियादी तौर पर इस जनरल फार्मूले से अहज करदा है, क्योंकि दो परपेंडिकुलर वेक्टरों की सूरत में एंगल दोनों वेक्टरों के दरमियान होती है क्या, 90 डिग्री। तो अगर यहां पर हम क्या करेंगे, 90 डिग्री लगाएंगे, तो आपको पता है cos 90 किसके बराबर है, 0 के बराबर है। जब 0 इसके साथ ज़रब होगा तो ये टर्म खत्म हो जाएगा, और जब ये टर्म खत्म हो जाएगा तो हमारे साथ सिर्फ ये रह जाएगा, जो कि यहां पर आप देख सकते हैं। यहां पर एक अहम बात जो आपने अपने जहन में रखनी है वो ये है कि यहां पर ये जो थीटा है, थीटा जो है दिस इज द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर, ठीक है। दिस इज नॉट द एंगल ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर विद एक्स एक्सिस। ये रिजल्टेंट वेक्टर का एक्स एक्सिस के साथ एंगल नहीं है। यहां पर जो आपको एंगल नजर आ रहा है दिस इज द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर, इन दोनों वेक्टरों के दरमियान ये एंगल है। तो इस एमसीक्यू में हमें एक फोर्स दिया गया है F1 जो कि 2 न्यूटन के बराबर है, दूसरा फोर्स फॉर एग्जांपल हमारे साथ F2 है 4 न्यूटन के बराबर है। साथ साथ हमें यह भी बताया गया है कि इन दोनों फोर्सेस के दरमियान जो एंगल है वो 60 डिग्री है। अब हमने इन दोनों फोर्सेस का जो कि F1 और F2 है इसका हमने रिजल्टेंट ढूंढना है, क्योंकि ये रिजल्टेंट F जो है ये F1 प्लस F2 से बना हुआ है, इन दोनों का वेक्टर सम है। अब अगर हम इन दोनों फोर्सेस के लिए डायग्राम बनाएं तो डायग्राम हम इस तरह बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारे साथ F1 फोर्स है, लेट सपोज ये हमारे साथ F1 फोर्स है, इस डायरेक्शन में है, और F2 फोर्स जो है वो इस डायरेक्शन में है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि F1 की डायरेक्शन ये है, F2 की डायरेक्शन ये है,
और यूँ इन दोनों के दरमियान जो एंगल है वो 60 डिग्री है, क्योंकि ये F1 का डायरेक्शन है, ये F2 का डायरेक्शन है, दोनों के दरमियान एंगल 60 है। अब इन दोनों फोर्सेस का जो रिजल्टेंट है वो हम ग्राफिकल इस तरह बना सकते हैं कि पहले वेक्टर की टेल से लास्ट वेक्टर की हेड की तरफ हम एक स्ट्रेट लाइन बनाते हैं। तो ये जो आपको ब्लैक कलर में नजर आ रहा है ये इन दोनों वेक्टरों का क्या है, रिजल्टेंट वेक्टर है, और इस ब्लैक लाइन की जो लेंथ है वो दरअसल इस रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा। अब डियर स्टूडेंट, मैं आपको पहले बता चुका हूं कि जब भी हमारे साथ दो फोर्सेस हो और दो फोर्सेस की गिवन एंगल हमें दी गई हो तो किसी भी एंगल थीटा पर मिलने वाले दो फोर्सेस का जो रिजल्टेंट वेक्टर हम ढूंढते हैं वो हम इस फार्मूले से ढूंढते हैं। यहां पर भी हम इसी फार्मूले को यूज करने वाले हैं, यही फार्मूला अब हम यहां पर इस्तेमाल करेंगे। तो ये हमारे साथ क्या है, मॉडुलस ऑफ एफ है। F1 की जगह पर हम क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे। F2 की जगह पर हम 4 लिखेंगे, इसका स्क्वायर आ जाएगा। ये 2 अपनी जगह पर, F1 की जगह पर 2 लिखा और F2 की जगह पर ये 4 जो है वो हमने लिखा। और ये जो cos थीटा है, थीटा की जगह पर इन दोनों वेक्टरों के दरमियान जो एंगल है जो कि 60 डिग्री है वो हम लगाएंगे। अब अगर हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, इससे आ जाएगा 4, इससे आ जाएगा 16, ये जब ज़रब हो जाएंगे तो इससे आ जाएगा 16 और cos 60 जो है वो आप देख सकते हैं वो 1/2 के बराबर है। तो cos 60 की जगह पर यहां पर मैंने 1/2 लिखा। अब अगर हम इन दोनों को जमा करते हैं तो 20 आएगा, ये और ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, यहां पर हमारे साथ 8 आ जाएगा, यहां पर हमारे साथ 8 होगा। अब इन दोनों को जमा करेंगे तो 28 होगा। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं क्योंकि 4 × 7 जो है इससे 28 आता है। अब क्या करते हैं, अब 4 का अंडर रूट जो है वो अलग लेते हैं जो कि 2 आता है। 4 का अंडर रूट जो है वो हमारे साथ 2 आएगा और 7 का अंडर रूट हमारे साथ 7 आएगा। यूं हमारे साथ ये जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा, इस रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमारे साथ 2 × 7 √N होगा, जो कि हमारे साथ MCQ नंबर 37 में बी ऑप्शन है। तो यूं हमारे साथ बी ऑप्शन इस MCQ में दुरुस्त ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है हमारे साथ MCQ नंबर 38। अब MCQ नंबर 38 क्या कहता है, ये कहता है कि द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस ऑफ F एंड 2F इज 3 √F, देन द एंगल बिटवीन दीज फोर्सेस इज। ए ऑप्शन है 30 डिग्री, बी ऑप्शन है 60 डिग्री, सी ऑप्शन है 90 डिग्री और डी ऑप्शन जो है वो 120 डिग्री है। अब इस MCQ में हमें एक फोर्स दिया गया है जिसका मैग्नीट्यूड है F और दूसरा फोर्स हमें दिया गया है जिसका मैग्नीट्यूड है 2F। मतलब यह है कि एक फोर्स के मुकाबले में दूसरा फोर्स जो है वो दुगना है और इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो 3 √F के बराबर है। अब हमने इस F1 और F2 फोर्स मतलब F और 2F फोर्स के दरमियान एंगल ढूंढनी होगी। तो इस MCQ नंबर 38 में हमें दिया गया है कि F1 F के बराबर है, F2 2F के बराबर है और इन दोनों F1 और F2 का जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो 3 √F के बराबर है और हमसे पूछा गया है कि हमने इस F1 और F2 फोर्स के दरमियान जो एंगल है वो हमने ढूंढनी है। अब जो सिचुएशन हमें दिया गया है उस सिचुएशन के मुताबिक अगर हम यहाँ पर डायग्राम बनाते हैं तो डायग्राम कुछ इस किस्म का होगा। ये F1 फोर्स है जो इस डायरेक्शन में है, F1 F के बराबर है। ये F2 फोर्स है जो इस डायरेक्शन में है, F2 2F के बराबर है। अब F2 इस डायरेक्शन में है, F1 इस डायरेक्शन में है, इसलिए इन दोनों के दरमियान ये जो एंगल है ये थीटा होगा और इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो फर्स्ट की टेल से लेकर लास्ट की हेड की तरफ होगा और ये गिवन है हमें कि इसका रिजल्टेंट जो है वो इतना होगा। अब फिर अगेन डियर स्टूडेंट वही सिचुएशन आ रहा है कि हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर है, पहला फोर्स है, दूसरा फोर्स है और एंगल है। अब इनमें से रिजल्टेंट फोर्स दिया गया है, F1 फोर्स दिया गया है, F2 फोर्स दिया गया है और हमसे थीटा एंगल जो है वो दरकार है। अब जाहिर है
हम एक मरतबा फिर यही फार्मूला जो है वो हम यूज़ करेंगे। अब r की जगह पर हम क्या लिखेंगे, 3√f, f1 की जगह पर हम f लिखेंगे, स्क्वायर भी लेंगे, f2 जो है इसकी जगह पर हम 2f लिखेंगे, स्क्वायर भी लिखेंगे, 2 अपनी जगह पर होगा, f1 की जगह पर आ जाएगा f, f2 की जगह पर आ जाएगा 2f, और साथ में ये हमारे साथ cos थीटा भी होगा। अब इससे आ जाएगा f स्क्वायर, इससे आ जाएगा 4f स्क्वायर, ये इसके साथ ज़रब होंगे तो 4f स्क्वायर इंटू cos थीटा हमारे साथ आ जाएगा। अब इसको हमने इस तरह लिखा, इन दोनों को जमा करेंगे तो 5f स्क्वायर आ जाएगा, साथ में ये हमारे साथ क्या है 4f स्क्वायर इंटू cos थीटा। अब करते क्या है, करते यूं है कि अब हम दोनों अतराफ का स्क्वायर ले लेते हैं, इस साइड का भी स्क्वायर ले लेते हैं और इस साइड का भी स्क्वायर ले लेते हैं। आप देख सकते हैं कि ये स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाएंगे, हमारे साथ ये आएगा, ये स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट कैंसिल, लेकिन यहाँ पर पावर 1 है तो यहाँ पर हमारे साथ f स्क्वायर आ जाएगा, यूं इससे हमारे साथ ये हासिल हो जाएगा। अब ये क्या है 3f स्क्वायर और ये 3f स्क्वायर है, ये 5f स्क्वायर है, इधर इसको अगर हम इधर शिफ्ट करेंगे तो हमारे साथ ये आ जाएगा और दूसरे साइड पे हमारे साथ ये रह जाएगा। अब 3f स्क्वायर माइनस 5f स्क्वायर से हमारे साथ आ जाएगा माइनस 2f स्क्वायर, और ये अपनी जगह पर इसी तरह बरकरार होगा। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर cos थीटा को अलहदा करने के लिए, अलग रखने के लिए हम दोनों साइड को 4f स्क्वायर पर डिवाइड करते हैं, तो इस टर्म पर हम ये साइड भी डिवाइड करते हैं और इस टर्म पर हम ये साइड भी डिवाइड करेंगे। ये हमारे साथ इस तरह होगा, नीचे हमारे साथ 4f स्क्वायर आ जाएगा, ये टर्म हमारे साथ इस तरह होगा, नीचे हमारे साथ 4f स्क्वायर आ जाएगा। अब देखिए ये और ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये और ये भी कैंसिल, यहाँ पर 2 है यहाँ पर 4 है, तो -1/2 हमारे साथ आ जाएगा। अब इस साइड पे हमारे साथ बाकी बच रहा है cos थीटा और इस साइड पर हमारे साथ बाकी बच रहा है -1/2। अब इस cos को इधर शिफ्ट करते हैं, थीटा हमारे साथ इधर आ जाएगा तो cos इनवर्स -1/2 आ जाएगा। तो याद रखें cos इनवर्स -1/2 जो है ये 120 डिग्री के बराबर है। तो कहने का मकसद ये है कि इन दोनों वेक्टरों के दरमियान इस सिचुएशन जब ये पूरा करेंगे, ये दोनों वेक्टर अगर इस सिचुएशन को पूरा करेंगे तब इन दोनों वेक्टरों के दरमियान जो एंगल होगी वो 120 डिग्री के बराबर होगी। यूं हमारे साथ MCQ नंबर 38 में डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है हमारे साथ MCQ नंबर 39। MCQ नंबर 39 क्या कहता है, ये कहता है कि द सम ऑफ टू फोर्सेस एक्टिंग एट ए पॉइंट इज 16 न्यूटन। If the resultant force is 8 Newton and its direction is perpendicular to the minimum force, then the forces are। पहला ऑप्शन है, ए ऑप्शन है 6 न्यूटन एंड 10 न्यूटन, बी ऑप्शन है 8 न्यूटन एंड 8 न्यूटन, सी ऑप्शन है 4 न्यूटन एंड 12 न्यूटन और डी ऑप्शन है 2 न्यूटन एंड 14 न्यूटन। तो पहले इस सवाल को समझने की ज़रूरत है, वो ये है कि इस सवाल के स्टेटमेंट को ज़रा देखें कि इस सवाल का स्टेटमेंट क्या है। इस सवाल की स्टेटमेंट ये है कि इफ़ द सम ऑफ टू फोर्सेस एक्टिंग एट ए पॉइंट इज 16 न्यूटन। ये स्टेटमेंट हमें बताता है कि एक बॉडी पर दो फोर्सेस अमल कर रहे हैं और इन दोनों फोर्सेस को अगर आप सिर्फ स्केलर के तौर पर या मैग्नीट्यूड के तौर पर आप जमा करोगे तो जवाब आपके साथ 16 न्यूटन आएगा। लेकिन सिर्फ इस बात की बुनियाद पर हम एक ऐसी पेयर को मुंतखब करें कि उसका मजमुआ, उस पर उसके अंदर मौजूद फोर्सेस का आम मजमुआ 16 न्यूटन की हो, ये हमारे लिए मुमकिन नहीं है। क्योंकि अगर आप डियर स्टूडेंट ए बी सी डी ऑप्शन को देखें तो हर एक पेयर का सम जो है वो हमारे साथ 16 न्यूटन ही आता है। जैसा कि पहला हमारे साथ क्या है 6 और 10 है, तो 6 और 10 का सम 16 ही होगा। इसी तरह दूसरा जो है वो हमारे साथ 8 न्यूटन और 8 न्यूटन है, इसका सम भी हमारे साथ 16 न्यूटन ही है। नेक्स्ट हमारे साथ 4 एंड 12 है, ये भी 16 है और 2 और 14 इसका सम भी 16 है। मतलब ये है कि चारों पेयर जो आपको दिए गए हैं उसका आम मजमुआ 16 के बराबर है। तो सिर्फ 16 के बुनियाद पर सही पेयर ढूंढना इस MCQ में पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब ये कि हमने कुछ दूसरी बात को भी जानना होगा। तो दूसरी बात उसने बताई है कि इफ द रिजल्टेंट फोर्स इज 8 न्यूटन। अब उसने कहा है कि इन दो पेयर में से जिसका आम मजमुआ 16 है, लेकिन अगर आप इन ही दो फोर्सेस को वेक्टर के तरीके से जमा करते हो, एज ए वेक्टर जमा करते हो, डायरेक्शन को भी इन्वॉल्व करते हो, तो आपके साथ जवाब कितना आ जाएगा 8 न्यूटन आ जाएगा। आम सम जो है वो आपके साथ 16 आ रहा है, लेकिन वेक्टर के तरीके से एंगल, एक खास एंगल पे अगर आप उसको मिलाएं,
वेक्टर सम अगर आप उसका ले ले तो आपके साथ इसका जवाब 8 न्यूटन आ रहा है। मतलब स्केलर सम जो है वो 16 न्यूटन है और वेक्टर सम जो है वो 8 न्यूटन है। अच्छा, दूसरी बात उसने ये बताई कि आपने कैसे पेयर को मुंतखब करना है जिसकी स्केलर सम जो है वो 8 न्यूटन के बराबर है। एंड इट्स डायरेक्शन इज परपेंडिकुलर टू द मिनिमम फोर्स, और ये जो रिजल्टेंट फोर्स आ रहा है जो कि 8 न्यूटन है, ये इन दोनों फोर्सेस में से जो छोटा फोर्स है उसके साथ परपेंडिकुलर भी होगा। तो ऐसे पेयर के फोर्सेस को हमने मुंतखब करना है। तो यहां पर हमने ABCD में से एक ऐसा पेयर मुंतखब करना है जो 3 बातों को सेटिस्फाई करे। पहली बात यह है कि इसका आम मजमूआ 16 हो। दूसरी बात यह है कि वेक्टर के जरिए वेक्टर सम उसका 8 न्यूटन हो। और तीसरी बात यह है कि जो रिजल्टेंट वेक्टर आ रहा है वो इन दोनों में से जो छोटा फोर्स है उसके साथ क्या हो, परपेंडिकुलर भी हो। तो इस सवाल को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले पेयर को ट्राई करते हैं कि आया पहला पेयर इन 3 बातों को सेटिस्फाई करता है या नहीं करता। तो पहले पेयर में हमारे साथ क्या है, 6 न्यूटन एंड 10 न्यूटन हमारे साथ है। अब अगर मैं इस 6 न्यूटन को F1 फोर्स कहता हूं और ये जो 10 न्यूटन है इसको मैं F2 फोर्स कहता हूं। अब इन दोनों फोर्सेस का रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड हमारे साथ कितना होना चाहिए, 8 न्यूटन होना चाहिए। और ये जो 8 न्यूटन फोर्स है ये इन दोनों में से जो छोटा फोर्स होगा उसके साथ परपेंडिकुलर भी होना चाहिए। तो चूंकि अगर ये बातें पूरी हो जाए, इसका आम मजमूआ 16 आ रहा है, अगर इन दोनों का रिजल्टेंट 8 आ जाए, ठीक है, और इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो इस छोटे फोर्स के साथ अगर परपेंडिकुलर हो, ये बातें अगर पूरे हो जाए तो इस किस्म की पेयर को हमने तलाश करना है। फॉर एग्जाम्पल F1 को हम लेते हैं। F1 जो है वो हमारे साथ इस डायरेक्शन में है, ये हमारे साथ क्या है, F1 है, और ये कितना है, ये 6 न्यूटन के बराबर है। F2 फोर्स फॉर एग्जांपल हमारे साथ ये है, लेट सपोज ये हमारे साथ F2 फोर्स है, और F2 फोर्स जो है ये हमारे साथ 10 न्यूटन के बराबर है, ठीक है। अब इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो पहले वेक्टर की टेल से और लास्ट वेक्टर की हेड से शुरू होगा। मतलब ये है कि हमारे साथ रिजल्टेंट फोर्स जो होगा, जो इन दोनों का रिजल्टेंट है वो हमारे साथ ये है, ठीक है। अब आप देख सकते हैं कि ये रिजल्टेंट जो है ये इन दोनों फोर्सेस में से जो छोटा फोर्स है, मिनिमम फोर्स है, इसके साथ परपेंडिकुलर भी है। ये बात तो पूरी हो रही है। पहली बात ये पूरी हो रही है कि दोनों का मजमूआ 16 है। दूसरी बात ये पूरी हो रही है कि जो रिजल्टेंट है वो छोटे फोर्स के साथ परपेंडिकुलर है। अब सिर्फ एक बात रहती है, और वो बात ये है कि अगर ये कितना हो, 8 न्यूटन हो। फॉर एग्जांपल हमें नहीं पता कि ये रिजल्टेंट कितना है। फॉर एग्जांपल इस रिजल्टेंट वेक्टर का हमें नहीं पता कि इसकी मैग्नीट्यूड कितनी है। दो बातें तो ये पूरी कर रहा है, आम मजमूआ इसका 16 है और ये रिजल्टेंट जो है ये छोटे फोर्स के साथ परपेंडिकुलर है। बस अगर अब देर है तो सिर्फ एक बात की कि अगर ये फोर्स 8 न्यूटन के बराबर हो जाए तो इसका मतलब ये कि ये पेयर तीनों बातों को पूरा कर रहा है, और यूं यही हमारे साथ फिर दुरुस्त ऑप्शन होगा। लेकिन अब हम इसको चेक करते हैं। अगर हम इसको देखें तो यहां पर हमारे साथ एंगल थीटा बन रहा है, ये हमारे साथ 90 डिग्री है। अगर हम देखें तो ये हमारे साथ एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है जिसका ये साइड जो है वो बेस होगा, क्योंकि नामालूम और 90 जिस साइड पे होते हैं उसको हम बेस लेते हैं। 90 के सामने जो साइड होगा उसको हम हाइपोटेन्यूज लेते हैं, और जो बाकी बच जाता है उसको हम परपेंडिकुलर का नाम जो है वो दे सकते हैं। अब अगर हम पाइथागोरियन थ्योरम में अप्लाई करें तो वो कहता है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, अब हाइपोटेन्यूज पे हमारे साथ है 10 का स्क्वायर, बेस पे हमारे साथ है 6 का स्क्वायर, और परपेंडिकुलर हमें ना मालूम है जो कि x है, इसको हम इस तरह लिख देते हैं। इससे हमारे साथ आ जाएगा 100 इज इक्वल टू, इससे हमारे साथ आ जाएगा 36, और ये हमारे साथ क्या होगा, x स्क्वायर होगा। अब अगर हम इसको इधर शिफ्ट करें तो हमारे साथ क्या आ जाएगा, हमारे साथ आ जाएगा x स्क्वायर इज इक्वल टू 100 माइनस 36। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि x स्क्वायर इज इक्वल टू 64। अब हम दोनों साइड का क्या करते हैं, अंडर द रूट लेते हैं। हमारे साथ आ जाएगा x, और 64 का अंडर रूट जो है वो हमारे साथ 8 आ जाएगा। चूंकि ये फोर्स है इसलिए इसका यूनिट हमारे साथ न्यूटन ही होगा। तो इसका मतलब ये है कि ये पेयर जो 6 न्यूटन और 10 न्यूटन का है ये तमाम इन कंडीशन को पूरा कर रहा है जो इस MCQs में हमें बताया गया है। इसका मजमूआ क्या है, 16 है। इन दोनों का रिजल्टेंट जो कि F है ये छोटे के साथ परपेंडिकुलर है, और इसका मैग्नीट्यूड भी कितना है, 8 न्यूटन है।
इस लिहाज से इस MCQ नंबर 39 में हमारे साथ जो दुरुस्त ऑप्शन होगा वो ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है हमारे साथ MCQ नंबर 40। 40 MCQ कहता है कि इफ द x कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर A in xy plane is half as large as the magnitude of the vector, the tangent of the angle between the vector and the x-axis is A option is 3 under the root, B option is 1 divided by 2, C option है 3 under the root divided by 2, D option है 3 divided by 2। अब सबसे पहले हमने इस MCQ को समझना होगा। ये MCQ हमें कहता है कि हमारे साथ एक वेक्टर है, वेक्टर A। हमारे साथ एक वेक्टर है जो कि वेक्टर A है, और इस वेक्टर A का जो x कंपोनेंट है, इस वेक्टर A का जो x कंपोनेंट है, मतलब जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, ये इतना ही है जितना कि इस वेक्टर का हाफ बनता है। आसान लफ्ज़ों में मैं अगर आपको बता दूं तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर हमारे साथ एक वेक्टर है f, और इस f वेक्टर का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है ये इस वेक्टर f का हाफ है, मतलब आधा है। इसको अगर हम मैथमेटिकली लिखें तो इस तरह हम लिख सकते हैं कि इस वेक्टर का ये जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है जो कि fx है, ये इस f के हाफ के बराबर है। ठीक है, हाफ के बराबर है, मतलब अगर ये 10 न्यूटन है तो fx जो है वो 5 न्यूटन होगा, अगर ये 20 न्यूटन है तो ये 10 न्यूटन होगा। ये हमें अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन है, ये हमें बताया गया है, इस MCQ में हमें ये बताया गया है। फिर उसने पूछा है कि इस वेक्टर f का जो एंगल बन रहा है x एक्सिस के साथ, उस एंगल का आप टेंजेंट मालूम करें, मतलब टेंजेंट थीटा हमने मालूम करना होगा। और ये थीटा जो है ये दरअसल इस वेक्टर f का x एक्सिस के साथ जाविया है। तो इस MCQ में सबसे पहला काम तो हमने ये करना है कि पहले हमने ये ढूंढना है कि इस वेक्टर f का x एक्सिस के साथ एंगल कितना है। तो पहले तो हम ढूंढेंगे एंगल को, और एंगल को ढूंढने के बाद हम इस एंगल का टेंजेंट लेंगे जो हमसे इस MCQ में रिक्वायर्ड है, जो कि टेंजेंट ऑफ थीटा है। बहरहाल हमें बताया गया है कि fx जो है ये f का हाफ है। अब इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, ये fx जो है इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि f इंटू cos थीटा, और ये हमारे साथ क्या होगा, ये हमारे साथ f डिवाइड बाई 2 होगा। अब इसको और इसको हमने कैंसल आउट किया तो हमारे साथ क्या आया, हमारे साथ आया cos थीटा इज इक्वल टू 1/2। अब अगर मैं cos को इधर शिफ्ट करूं तो हमारे साथ क्या आ जाएगा, हमारे साथ आ जाएगा कि थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स 1/2 आ जाएगा। और ये भी याद रख के cos इनवर्स 1/2 जो है ये 60 डिग्री के बराबर है। तो लो हमने मालूम किया, थीटा को तो हमने मालूम किया, लेकिन अब हमने क्या करना है, इस थीटा का टेंजेंट लेना है। और ये थीटा दरअसल इस वेक्टर f का पॉजिटिव x एक्सिस के साथ एंगल है, जो इस केस में कितना बन रहा है, 60 डिग्री बन रहा है। मतलब हमने टेंजेंट थीटा के लिए हमने क्या करना होगा, टेंजेंट को 60 डिग्री के बराबर लेना होगा। तो याद रखिए, आप देख सकते हैं टेंजेंट 60 जो है ये 3 अंडर द रूट के बराबर है। तो मतलब ये है कि इस वेक्टर का x एक्सिस के साथ जो एंगल बन रहा है, उस एंगल का टेंजेंट जो है उसका मैग्नीट्यूड या उसकी वैल्यू 3 अंडर द रूट के बराबर होगी, जो कि यहाँ पर इस 40 MCQ में हमारे साथ ए ऑप्शन है। यूं 40 में ए ऑप्शन हमारे साथ दुरुस्त ऑप्शन होगा। बात करते हैं MCQ नंबर 41 की बात करते हैं। तो MCQ नंबर 41 कहता है कि द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A, वेक्टर B एंड वेक्टर C आर रिस्पेक्टिवली 12, 5 and 13 units, and A plus B is equal to vector C, then the angle between vector A and vector B is, A ऑप्शन है 0, B ऑप्शन है पाई मतलब 180 डिग्री, C ऑप्शन है हमारे साथ पाई डिवाइड बाई 2 मतलब 90 डिग्री, और D ऑप्शन है हमारे साथ पाई डिवाइड बाई 4 मतलब 30 डिग्री। अब इसके लिए हमने दुरुस्त ऑप्शन जो है वो ढूंढना है। देखिए डियर स्टूडेंट, यहाँ पर हमें 3 वेक्टर दिए गए हैं। वेक्टर A इसका मैग्नीट्यूड भी बताया गया है, वेक्टर B इसका मैग्नीट्यूड भी बताया गया है, वेक्टर C इसका मैग्नीट्यूड भी बताया गया है। अब हमसे पूछा गया है कि यहाँ पर ये जो वेक्टर A और वेक्टर B है इसके दरमियान एंगल कितना होगा।
अब इस MCQ नंबर 41 में हमें बताया गया है कि ए वेक्टर जो है ये 12 यूनिट के बराबर है। यूनिट मतलब न्यूटन भी हो सकते हैं, सेंटीमीटर भी हो सकते हैं, कोई भी यूनिट यहाँ पर लिख सकते हैं। उसने कोई खास यूनिट नहीं दिया है, सिर्फ उसने कहा है कि 12 होगा और साथ में कोई यूनिट भी होगा। इस तरह वेक्टर बी का जो मैग्नीट्यूड है ये 5 यूनिट के बराबर है और वेक्टर सी जो है ये 13 यूनिट के बराबर है। साथ साथ उसने ये भी बताया है कि a प्लस बी इज इक्वल टू सी। अब ये a प्लस बी इज इक्वल टू सी से इसका क्या मतलब है? इससे इसका मतलब ये है कि ये जो वेक्टर a और वेक्टर b है ये दरअसल कंपोनेंट वेक्टर्स है। इससे इसका बुनियादी मतलब यह है कि a और b कंपोनेंट वेक्टर है, जबकि c जो है ये हमारे साथ क्या है? रिजल्टेंट वेक्टर है। ये स्टेटमेंट देने से इसका बुनियादी मतलब यह है। फिर उसने पूछा है कि अगर ये सिचुएशन है, कोई तीन वेक्टर इस सिचुएशन को सेटिस्फाई करे तो ऐसी सूरत में इन दोनों वेक्टरों के दरमियान जो एंगल है वो कितना होगा, वो आप ढूंढें। अब डियर स्टूडेंट, इस सवाल को सॉल्व करने के हमारे साथ दो तरीके हैं। पहला जो है वो शॉर्ट तरीका है जिसके जरिए आप क्विकली इसको सॉल्व कर सकते हैं, और दूसरा हमारे साथ कैलकुलेशन वाला मेथड है जिसमें हम स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेशन जो है वो करेंगे। तो दोनों तरीके को हम सीखेंगे। शॉर्ट तरीका हमारे साथ ये है कि वेक्टर ए जो है ये कंपोनेंट वेक्टर है तो इसको हमने इधर ड्रा किया। वेक्टर बी जो है ये भी हमारे साथ कंपोनेंट वेक्टर है, इसको हमने इधर ड्रा किया। और वेक्टर सी जो है ये हमारे साथ क्या है? रिजल्टेंट वेक्टर है। अब डियर स्टूडेंट याद रखें 12 का स्क्वायर जो है वो 144 होता है, मतलब 12 का जो स्क्वायर होता है वो 144 होता है, और 5 का स्क्वायर जो है वो 25 होता है। अब अगर हम 25 और 144 को जमा करेंगे तो हमारे साथ क्या आ जाएगा? हमारे साथ 169 जो है हमारे साथ आ जाएगा। मतलब अगर हम 144 और 25 को जमा करेंगे तो हमारे साथ 9, 6 और 1 जो है वो हमारे साथ आ जाएगा। अब ये क्या है? फॉर एग्जांपल पहले का स्क्वायर जमा दूसरे का स्क्वायर, तो इससे हमारे साथ क्या आ जाएगा? 169 आ जाएगा। अब अगर हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे साथ एग्जैक्टली जवाब कितना आ जाएगा? मतलब अगर हम इसका अंडर रूट लेंगे तो हमारे साथ 13 आ जाएगा। तो इसका मतलब यह है कि 12 और 5 से 13 सिर्फ उस सूरत में ही आ सकता है अगर ए और बी के दरमियान एंगल कितनी हो? 90 डिग्री हो, जैसा कि आपको नजर आ रहा है। जिस तरह 4 और 3 को अगर हम परपेंडिकुलर लेते हैं तो रिजल्टेंट हमारे साथ 5 आता है। इसी तरह अगर हम 12 और 5 को परपेंडिकुलर लेंगे तो रिजल्टेंट हमारे साथ 13 होगा। तो ये एक तो हमारे साथ शॉर्ट तरीका है, और ये तरीका वो स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं जिसको जो ज़रा तेज़ होते हैं उसको फ़ौरन पता चल जाता है कि इसका स्क्वायर 144 होगा, इसका स्क्वायर जो है वो 25 है। अब इन दोनों को अगर हम जमा करेंगे तो 169 और 169 का अगर हम स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे साथ 13 जवाब आएगा। और ये तभी हो सकता है, ये 13 हमारे साथ तभी आ सकता है अगर इन दोनों वेक्टरों के दरमियान एंगल हमारे साथ 90 डिग्री हो। दूसरा तरीका जो है वो हमारे साथ प्रॉपर कैलकुलेशन का तरीका है। ये जो हमारे साथ मेन जनरल फार्मूला है इसको हम लिखते हैं, तो ये हमारे साथ सी है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा इंटू अंडर द रूट हमारे साथ आ जाएगा। अब c की वैल्यू 13 है, a की वैल्यू 12 है, b की वैल्यू 5 है, 2 अपनी जगह पर, a अपनी जगह पर, b अपनी जगह पर, साथ में हमारे साथ cos थीटा होगा। अब ये हमारे साथ क्या आ रहा है? 13 आ रहा है, इसका स्क्वायर जो है वो 144 आ जाएगा, इसका स्क्वायर जो है वो 25 आ जाएगा, इससे आ जाएगा 120, और ये हमारे साथ क्या होगा? cos थीटा होगा। अब इन दोनों को अगर हम जमा करेंगे जिस तरह यहाँ पर जमा किया गया है तो हमारे साथ 169 आ जाएगा, और ये 120 इंटू cos थीटा आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं? इस इक्वेशन के दोनों अतराफ का स्क्वायर रूट लेते हैं, इस साइड का स्क्वायर ले लेते हैं, इसका भी हम क्या कर लेते हैं? स्क्वायर। इसका स्क्वायर लेंगे तो 169 आएगा, ये और ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये 169, 120 और cos थीटा आ जाएगा। अब अगर हम इसको इधर शिफ्ट करेंगे तो ये इधर आ जाएगा। इस तरह हमारे साथ 169 माइनस 169 किस चीज़ के बराबर होगा? 0 के बराबर होगा, और ये हमारे साथ 120 इंटू cos थीटा आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं? दोनों साइड को 120 पर डिवाइड करते हैं, इसको भी 120 पर डिवाइड करते हैं और इसको भी 120 पर डिवाइड करते हैं, ये और ये कैंसिल आउट, ये आ जाएगा और इससे हमारे साथ 0 आ जाएगा। अब cos को इधर शिफ्ट करते हैं तो हमारे साथ क्या आ जाएगा? थीटा। अब थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स 0। अब याद रखिए cos इनवर्स 0 जो है ये 90 के बराबर भी है, और cos इनवर्स 0 जो है ये 270 के बराबर भी है। अब 90 जो है ये हमारे साथ किस चीज़ के बराबर होगा? ये हमारे साथ पाई डिवाइड बाई 2 के बराबर होगा। साथ 270 जो है ये 3 पाई डिवाइड बाई
2 के बराबर है। अब अगर हम देखें cos 0 जो है ये हमारे साथ cos इनवर्स 0 जो है इससे हमारे पास 90 भी आ सकता है, 270 भी आ सकता है। 90 इक्विवेलेंट है पाई डिवाइड बाई 2 के, और 270 जो है ये इक्विवेलेंट है 3 पाई डिवाइड बाई 2 के इक्विवेलेंट है। अब हम देखेंगे कि हमें ऑप्शन कौन सा दिया गया है, तो ऑप्शन जो है ये 3 पाई डिवाइड बाई 2 वाला ऑप्शन हमारे साथ नहीं है, सिर्फ हमारे साथ पाई बाई 2 ऑप्शन है जो कि 90 के बराबर है। इसलिए हमने क्या करना है, थीटा को सिर्फ 90 के बराबर लेना है, इसलिए थीटा हमारे साथ 90 होगा, और 90 जो है ये पाई डिवाइड बाई 2 रेडियन के बराबर होता है। इस डिग्री को अगर आप रेडियन में कन्वर्ट करोगे तो पाई डिवाइड बाई 2 रेडियन आपके साथ आ जाएगा। इसलिए इस एमसीक्यू में हमारे साथ जो सी ऑप्शन है जो कि पाई डिवाइड बाई 2 है वो ही हमारे साथ दुरुस्त ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है हमारे साथ एमसीक्यू नंबर 42। अब एमसीक्यू नंबर 42 जो है ये कहता है कि इफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर हैज ऑपोजिट साइन देन वेक्टर लाइज इन क्वाड्रेंट। ए ऑप्शन है आइदर इन फर्स्ट और इन सेकेंड, बी ऑप्शन है आइदर इन सेकेंड और इन फोर्थ, सी ऑप्शन है आइदर इन थर्ड और इन फोर्थ, डी ऑप्शन है आइदर इन थर्ड और इन सेकेंड। तो डियर स्टूडेंट ये एमसीक्यू जो है वो दरअसल हमारे साथ रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के हवाले से है, और ये भी याद रखें इस सवाल को समझने के लिए सबसे पहले यहाँ पर हम रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारे साथ रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये हमारे साथ एक्स एक्सिस है, ये हमारे साथ नेगेटिव एक्स एक्सिस है, ये हमारे साथ ऑरिजिन है, ये फॉर एग्जांपल हमारे साथ पॉजिटिव वाई एक्सिस है, और ये हमारे साथ नेगेटिव वाई एक्सिस है। इसको हम बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको हम फर्स्ट क्वाड्रेंट का नाम जो है वो दे सकते हैं। इसको हम बोलते हैं सेकेंड क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट का मतलब होता है रुबा, रुबा का मतलब होता है 4 में से एक हिस्सा, मतलब 1/4। तो ये हमने प्लेन को 4 हिस्सों में डिवाइड किया, एक ये है, दूसरा पार्ट ये है, तीसरा पार्ट ये है, चौथा पार्ट ये है। तो ये इन चारों में से पहला हिस्सा है, इस चीज को फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं, मतलब चारों में से पहला टुकड़ा। ये सेकंड क्वाड्रेंट, 4 में से दूसरा टुकड़ा, इसी तरह। तो ये हमारे साथ क्या होगा, ये हमारे साथ थर्ड क्वाड्रेंट होगा, ये हमारे साथ थर्ड क्वाड्रेंट है, और ये हमारे साथ फोर्थ क्वाड्रेंट है। इसको हम फोर्थ क्वाड्रेंट का नाम जो है वो दे सकते हैं। अब ये हमें बताया गया है कि आप ये बताएं कि किसी वेक्टर के वो कौन से कंपोनेंट है, या किसी वेक्टर के कंपोनेंट के साइन अगर अपोजिट है तो रिजल्टेंट वेक्टर जो है वो कौन से क्वाड्रेंट में होगा। याद रखें किसी भी दो कंपोनेंट वेक्टर का रिजल्टेंट वेक्टर फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी आ सकता है, सेकंड क्वाड्रेंट में भी आ सकता है, थर्ड में भी आ सकता है, फोर्थ में भी आ सकता है। डिपेंड करता है कि ये जो कंपोनेंट वेक्टर है उसकी साइन कैसा है। सो याद रखें द साइन ऑफ आर एक्स एंड आर वाई जो कि कंपोनेंट वेक्टर है, द साइन ऑफ आर एक्स एंड आर वाई विल डिसाइड द क्वाड्रेंट ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर। अब रिजल्टेंट वेक्टर पहले रिजल्टेंट वेक्टर फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, सेकंड में आएगा, थर्ड में आएगा, फोर्थ में आएगा, इसको डिसाइड करेगा कंपोनेंट वेक्टर का साइन। अब ये भी याद रखें कि अगर किसी वेक्टर का आर एक्स अगर पॉजिटिव है और किसी रिजल्टेंट वेक्टर का अगर वाई कंपोनेंट भी पॉजिटिव है तो ये वेक्टर जो बनेगा ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनेगा, मतलब ये वेक्टर जो है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनेगा। फॉर एग्जांपल यहां पर मैं इसको बना सकता हूं, अगर आर एक्स पॉजिटिव है तो इसको इधर लेंगे तो ये हमारे साथ पॉजिटिव आर एक्स होगा। यहां पर खड़े होकर आर वाई पॉजिटिव जो है वो ऊपर है, तो ये आर वाई जो है ये मैंने ऊपर ड्रा किया, इसलिए पहले वेक्टर के टेल से लास्ट वेक्टर की हेड की तरफ अगर हम वेक्टर ड्रा करते हैं तो ये हमारे साथ रिजल्टेंट वेक्टर आएगा। तो आप देख सकते हैं कि अगर आर एक्स और आर वाई पॉजिटिव है तो रिजल्टेंट वेक्टर फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। इसी तरह अगर आर एक्स कंपोनेंट जो है वो नेगेटिव है और आर वाई कंपोनेंट पॉजिटिव है तो रिजल्टेंट वेक्टर जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में होगा। इसी तरह अगर आर एक्स कंपोनेंट भी नेगेटिव है और आर वाई कंपोनेंट भी नेगेटिव है तो रिजल्टेंट वेक्टर जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में होगा। अगर आर एक्स कंपोनेंट तो पॉजिटिव है, आर एक्स कंपोनेंट पॉजिटिव है, लेकिन आर वाई कंपोनेंट जो है वो नेगेटिव है तो रिजल्टेंट वेक्टर जो है ऐसी सूरत में फोर्थ क्वाड्रेंट की तरफ आएगा। अब उसने ये पूछा है कि रिजल्टेंट वेक्टर हमारे साथ कौन से क्वाड्रेंट में आएगा अगर किसी वेक्टर के दोनों कंपोनेंट के साइन जो है वो अपोजिट हो। अब आप देख सकते हैं डियर स्टूडेंट सेकंड क्वाड्रेंट में आर एक्स पॉजिटिव है और आर वाई नेगेटिव है।
है, मतलब यहाँ पर इसके साइन क्या है, अपोजिट है, तो रिजल्टेंट वेक्टर सेकंड क्वाड्रेंट में भी बन सकता है। और अगर हम फोर्थ क्वाड्रेंट को देखें तो फोर्थ क्वाड्रेंट में Rx कंपोनेंट पॉजिटिव है और Ry कंपोनेंट जो है वो नेगेटिव है, मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में भी कंपोनेंट वेक्टर के साइन जो है वो क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि अगर किसी वेक्टर के कंपोनेंट वेक्टर का साइन अपोजिट हो तो जो रिजल्टेंट वेक्टर बनेगा वो या तो सेकंड क्वाड्रेंट में होगा या फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। इस लिहाज से 42 में हमारे साथ जो दुरुस्त ऑप्शन होगा वो बी ऑप्शन होगा, क्योंकि बी ऑप्शन में हमें बताया गया है कि रिजल्टेंट वेक्टर या तो सेकंड क्वाड्रेंट में बनेगा या फोर्थ क्वाड्रेंट में बनेगा। सो इस लिहाज से 42 में हमारे साथ दुरुस्त ऑप्शन जो है वो हमारे साथ बी ऑप्शन है। लेकिन डियर स्टूडेंट, चंद लम्हे के लिए आप सोचें कि अगर इस एमसीक्यू में अपोजिट साइन की बजाय अगर सेम साइन आता तो कौन सा ऑप्शन दुरुस्त होता। जरा सोचकर मुझे जवाब दें कि अगर वहां पर अपोजिट साइन की बजाय अगर सेम साइन का जवाब सेम साइन का लफ्ज लिखा होता तो कौन सा जवाब आपका दुरुस्त होता। बिल्कुल ठीक है, देखिए आप देख सकते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में Rx और Ry दोनों पॉजिटिव है, इसलिए साइन क्या है, सेम है। और थर्ड क्वाड्रेंट में भी Rx और Ry दोनों नेगेटिव है, तो यहां पर भी साइन क्या है, सेम है। तो कहने का मकसद यह है कि अगर दो वेक्टरों का अगर किसी वेक्टर के दो कंपोनेंट वेक्टर के साइन अगर एक जैसे है तो रिजल्टेंट या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा या थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। और ऐसे में जो हमारे साथ दुरुस्त ऑप्शन होगा वो हमारे साथ पहला और थर्ड ऑप्शन वाला थर्ड जो है वो हमारे साथ दुरुस्त ऑप्शन होता। मतलब ऐसे में हमारे साथ जो दुरुस्त ऑप्शन बनता वो ये होता कि रिजल्टेंट वेक्टर या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा या थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा।